भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। हेलो बच्चों, मैं रहीमुनिसा इस बार आपके लिए लाई हूँ एक नया पाठ गिल्लू। बच्चों, क्या आप जानते हैं इस पाठ की लेखिका कौन है? तो हाँ बच्चों, इस पाठ की लेखिका है श्री महादेवी वर्मा जी। तो हम आगे बढ़ते हैं गिल्लू की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे गिल्लू पाठ का उद्देश्य, आशय, उसके बाद लेखिका परिचय, फिर पाठ का सारांश, कठिन शब्दार्थ तथा अंत में देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण। सबसे पहले देखेंगे गिल्लू पाठ का उद्देश्य। मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि आपकी पुस्तक में दिए गए हर पाठ तथा पद्य का कोई न कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य होता है। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में प्राणी तथा प्रकृति के प्रति स्नेह तथा प्रेम भाव को उजागर करना, पशु पक्षियों के स्वभाव और जीवन शैली की जानकारी देना, प्राणी पक्षी तथा पर्यावरण के प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम का परिचय देना आदि। तो आगे देखते हैं लेखिका परिचय। इसकी लेखिका हैं श्री महादेवी वर्मा जी। इनका जन्म 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की श्रेष्ठ कवियत्री हैं। इनके पिता गोविंद प्रसाद, माता हेमा रानी देवी हैं। शिक्षा, वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका बनी। वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जैसे शेक्सपियर पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि। इनकी यामा कृति के लिए सन 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महान रचनाकार का निधन 1987 में हुआ। तो बच्चों, हम आगे पाठ की विधा की ओर चलते हैं, यानी ये पाठ किस विधा का है। गिल्लू एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ है अंग्रेजी शब्द के स्केच शब्द का रूपांतर है रेखा चित्र। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही इन शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। पाठ के सारांश की ओर तो देखते हैं बच्चों कि गिल्लू को महादेवी वर्मा जी के अत्यंत सरल सरस शैली में। पाठ की शुरुआत लेखिका कुछ इस प्रकार करते हैं कि एक दिन सवेरे जब वह बरामदे में, यानी आंगन या कंपाउंड बोलते हैं ना, बरामदे में लेखिका क्या देखती है कि दो कौवे गमले के, यानी अर्थात फूलों के पौधे जिसमें डालते हैं उसे गमला कहते हैं, गमले के आसपास कौवे अपनी चोंचों से किसी वस्तु को नोच रहे थे। लेखिका ने यहाँ पर छुआ छुअवल शब्द का प्रयोग किया है। ये एक खेल होता है जो एक दूसरे को छू के भागते हैं। कन्नड़ में जूट मुट्टो आटा भी बोलते हैं इसको। कौवे किसी वस्तु को नोच रहे थे। कौवों को देखकर लेखिका अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। वह कहती है कि ये कौवे भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इसको हमें और समझाते हुए कहती हैं
कि किस प्रकार हम कौवे को आदर और अनादर करते हैं। वह कहती है कि हमारे पूर्वजों को जब हम पिंडदान करते हैं तो वह उस पिंडदान को स्वीकार करने आते भी हैं तो कौवे की शक्ल में, और हमारे कोई दोस्त रिश्तेदार की आने की सूचना भी कौवों के मुंडेर पर बैठकर पुकारने से ही पता चलता है। यह इनका आदर दिखाता है। तो वहीं कौवे के कर्कश स्वर को काव काव कहकर हम अवमानित भी करते हैं। अगले पैरा में लेखिका अपनी कल्पनाओं से बाहर आकर बरामदे में हो रहे कौवों के खेल पर ध्यान देती है तो उन्हें जान पड़ता है कि गमले और दीवार के बीच की संधि में छोटा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है, जिसे कौवे अपना आहार बनाना चाहते हैं। काकद्वय यानी दो कौवे, काकद्वय यानी दो कौवों के चोंचों के घावों से गिलहरी को बचाकर गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। ना करने पर भी लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को वहां से उठाकर अंदर लाती है और जख्मों को पोंछकर पेंसिलिन के पाउडर से मरहम पट्टी करती है। उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाती है। इस उपचार से तीसरे दिन तक वह गिलहरी का बच्चा पूरा स्वस्थ हो जाता है। लेखिका की उंगली पकड़कर अपनी छोटी मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता है। 3-4 महीने के उपरांत वह गिलहरी का बच्चा इतना बड़ा हो गया कि सब आश्चर्यचकित हो गए। उसकी मोटी पूंछ यानी दुम, नर्म स्निग्ध बाल, स्निग्ध यानी सॉफ्ट, मुलायम, चिकने जो चमकदार होते हैं, नर्म स्निग्ध बाल, उसकी चंचल आंखें सबको विस्मय में डाल दिए। सब उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फूल रखने की एक डलिया यानी फ्लावर पॉट जो हैंग करते हैं हम, उसमें रुई बिछाकर खिड़की पर टांग दिया, जो 2 वर्ष तक गिल्लू का वही घर रहा। वह अपने झूले को स्वयं झुलाता, वहीं से अपनी कांच की आंखों से बाहर भीतर देखता रहता था। आगे गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लेखिका कहती है कि लेखिका को आकर्षित करने के लिए वह पर्दे पर सर्र से चढ़ता और उसी तेजी से उतरता, जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर लिफाफे में ना डाल दे। लिफाफे में घंटों बैठा रहता, भूख लगने पर चिक चिक करता, काजू देने पर वही खाता। काजू उसका प्रिय आहार था। आगे लेखिका कहती है कि गिल्लू का पहला वसंत आया, यानी उसकी यवनावस्था आई, यानी वो यवनावस्था को पहुंचा तो उसे बाहर दूसरी गिलहरियों के साथ जाने की इच्छा होने लगी। इस पर लेखिका ने खिड़की के एक कोने की कीले यानी मेख जो बोलते हैं, मड़े बोलते हैं कन्नड़ा में, कीले निकालकर जाली खोल दी, जहां से गिल्लू सुबह बाहर जाता और शाम 4 बजे अपने झूले में आकर बैठ जाता। दिन भर सारी गिलहरियों का नेता बना फिरता रहता। गिल्लू को जब लेखिका को चौंकाने की यानी आश्चर्यचकित करने की इच्छा होती तो वह कभी फूलदान में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पर गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद यानी सबसे अलग। वो कहती है कि उनकी थाली में बैठकर खाना खाने की किसी में हिम्मत नहीं थी सिवाय गिल्लू के। फिर वो लेखिका ने उसे बड़ी मुश्किल से थाली के पास बैठकर खाना सिखाया। काजू गिल्लू का प्रिय आहार था। यदि बहुत दिनों तक उसे काजू ना मिले तो वो दूसरी चीजें लेना भी बंद कर देता।
यानी दूसरी चीजें भी नहीं खाता। एक और घटना का भी लेखिका यहाँ पर उल्लेख करती है कि एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। तब गिल्लू ना कुछ खाता ना झूले से बाहर उतरता था। उसे सब लोग जो भी मिलने आते उसका प्रिय खाद्य काजू देकर जाते। वह अपना प्रिय खाद्य काजू तक नहीं खाता था। जब लेखिका अस्वस्थ होती तो गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर उसके नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर हाथ फेरता। गर्मियों में जब लेखिका काम करने बैठती तो गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता, जिससे वह लेखिका के पास भी रहता और उसे ठंडक भी मिलती। गिल्लू के अंत की कथा लेखिका बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखती हैं। वे कहती हैं कि गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष की होती है। जब गिल्लू 2 वर्ष का हो चुका तो अचानक एक दिन वह ना बाहर गया ना कुछ खाया। उसके पंजे यानी पैर, पाउस जो कहते हैं अंग्रेजी में, उसके पंजे ठंडे होने लगे। लेखिका ने हीटर जलाकर उन्हें गर्म रखना चाहा, पर गिल्लू सूरज की पहली किरण के साथ गहरी नींद सो गया। गिल्लू का झूला उतार दिया गया और सोनजूही लता के नीचे उसे दफनाया गया, यानी उसकी समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई, क्योंकि लेखिका को कहीं एक आशा थी कि किसी दिन गिल्लू सोनजूही के फूल में खिलकर नजर आएगा। लेखिका कहती है कि गिलहरी की नई पीढ़ी अब भी, मतलब गिल्लू के मरने के बाद भी, खिड़की के पास आकर चिक चिक करती रहती हैं। तो बच्चों, ये थी गिल्लू की जीवन गाथा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आगे हम प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण करेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं गिल्लू पाठ के प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण। सबसे पहले देखेंगे हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर होगा, कौवा एक साथ समादरित और अनादरित है, इसीलिए लेखिका ने उसे विचित्र पक्षी कहा है। दूसरा प्रश्न बनेगा, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का पाउडर लगाया, यानी पेनिसिलिन का मरहम लगाया भी लिख सकते हैं, पाउडर का मरहम लगाया भी लिख सकते हैं, पेनिसिलिन का पाउडर लगाया भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर है, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। पांचवा प्रश्न है, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर है, गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। छठा प्रश्न है, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? बहुत ही आसान है। उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। सातवां प्रश्न है, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर होगा, लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। आठवां प्रश्न है, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर होगा, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। नवा प्रश्न है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? उत्तर होगा, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। 1 मार्क्स का आखिरी प्रश्न बनेगा बच्चों, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? ये कई बार पूछा भी जा चुका है बच्चों।
तो उत्तर होगा गिलहरी की समाधि सोन जूही लता के नीचे बनाई गई है। अगला मुख्य प्रश्न 2 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न बनता है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर होगा लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जिसे 2 कौवे नोचकर अपना आहार बनाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न बनता है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर होगा लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाया और कमरे में ले आई। उसके घावों के रक्त को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। तीसरा प्रश्न बनता है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर होगा लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। चौथा प्रश्न बनता है, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहां-कहां छिप जाता था? उत्तर होगा वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। पांचवा प्रश्न बनता है, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर होगा गिल्लू लेखिका की गैरहाजिरी में झूले से नीचे नहीं उतरता था। उसे कोई काजू दे जाता था, लेकिन वह उसका प्रिय खाद्य होने के बावजूद भी नहीं खाता था। अगला मुख्य प्रश्न बनता है, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए, यानी वो क्या क्या कार्य करता था वो लिखिए। उत्तर होगा गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सबको आश्चर्य होता था। वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था। लेखिका की थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। खिड़की की जाली से लेखिका के बाहर जाने के बाद वह भी बाहर जाता और ठीक 4 बजे वापस आकर अपने झूले में बैठ जाता आदि। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? तो उत्तर होगा लेखिका ने गिलहरी को थाली से निकालकर थाली के पास बैठकर सफाई से खाना सिखाया, समय पर बाहर जाना, समय पर झूले पर वापस आना, साथ ही जब लेखिका लिखते समय उसे लिफाफे में रख दे तो घंटों उसी में रहना आदि सिखाया। प्रश्न 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो उत्तर होगा गिलहरी की आयु 2 वर्ष की होती है। अचानक एक दिन वह दिन भर न कुछ खाया न बाहर गया। रात को उसके पंजे ठंडे होने लगे तो लेखिका ने हीटर जलाकर गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में यानी हमेशा की नींद में चिर निद्रा में सो गया। प्रश्न 4, चौथा प्रश्न बनता है, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा महादेवी वर्मा निसंतान थी। उनके पालतू प्राणी पक्षी ही उन्हें संतान समान थे। उनमें गिल्लू अति प्रिय था। लेखिका जब खाना खाती तो उसे साथ में बैठाकर खाती थी। जब वह लिखने बैठती तो वह या तो लिफाफे में बंद लेखिका के पास ही रहता या सुराही पर लेटा रहता। यह सब दर्शाता है कि वर्मा जी को गिल्लू के प्रति गहरी ममता थी। अगला मुख्य प्रश्न है 4, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, यह डैश भी विचित्र पक्षी है। तो उत्तर होगा यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। दूसरा है,
उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो उत्तर होगा मोटर दुर्घटना। यानी उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरा है गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। तो उत्तर होगा वसंत। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। चौथा प्रश्न है मेरे पास बहुत से डैश हैं। उत्तर होगा पशु पक्षी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। पांचवा प्रश्न है गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। यानी गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अगला मुख्य प्रश्न है अनुरूपता। यानी अनुरूपता वो होता है बच्चों जो पहले दो शब्दों में संबंध होता है, वैसा ही तीसरे शब्द के साथ संबंध जोड़कर चौथा शब्द लिखना है हमें, अनुरूपता। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न है 1907 महादेव वर्मा जी का जन्म। 1987 तो उत्तर होगा महादेव वर्मा जी का देहांत। दूसरा प्रश्न है गुलाब पौधा। यानी गुलाब पौधे में खिलता है, गुलाब का पौधा होता है। तो सोनजूही की लता होती है, तो वहां पे उत्तर होगा लता। तीसरा प्रश्न है हंस। हंस का रंग बताया यहाँ पे, हंस सफेद, तो कौवा, हमें भी कौवे का रंग ही बताना पड़ेगा, कौवा काला। चौथा प्रश्न है बिल्ली म्याऊ म्याऊ। यानी बिल्ली की आवाज बताई है और यहाँ पे गिल्लू दिया है। तो गिल्लू की आवाज हमने पाठ में देखा है कि चिक चिक करता है, चिक चिक करती है, वो सारी गिलहरियां आकर चिक चिक करती हैं। यहाँ पर गिल्लू की आवाज चिक चिक। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक। पांचवा प्रश्न है कोयल मधुर स्वर। यहाँ पे यह स्वर का प्रकार लिखा है कि कैसा है कंठ उसका। तो कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 6। वो है कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। सबसे पहले कन्नड़ में अनुवाद करते हैं। ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಯಿತು। अंग्रेजी में होगा आफ्टर मेनी हावर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट ड्रैंक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। दूसरा प्रश्न है बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। कन्नड़ में अनुवाद होगा ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। अंग्रेजी में अनुवाद होगा with great difficulty I taught it to sit near the plate। तीसरा प्रश्न है गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। कन्नड़ में अनुवाद होगा ಅಳಿಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। अंग्रेजी में होगा गिल्लू used to sleep on the earthen pot kept near me। मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 7। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। यानी हम ब्रैकेट में 4 स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, उन्हें पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ना है। वो स्त्रीलिंग शब्द है मयूरी, लेखिका, श्रीमती, कुतिया। तो यहाँ पे प्रश्न है पहला लेखक, उसका स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका। श्रीमान, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा श्रीमती। मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 8। वचन बदलिए। तो यहाँ पे एक वचन दिया गया है तो उसके बहुवचन लिखते जाएंगे। नंबर 1 उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे,
लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले। मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 9। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखने के लिए कहा है, यानी एक उदाहरण दिया है तो उसी उदाहरण के हिसाब से प्रेरणार्थक रूप, यानी प्रेरणार्थक रूप यानी प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। यहाँ पे पहला शब्द होगा क्रिया रूप, दूसरा शब्द होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप, तीसरा शब्द होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप। तो नंबर 1 है चिपकना, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक होगा चिपकाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा चिपकवाना। इसी प्रकार मैं जैसे बोलती जाऊंगी तो पहला शब्द होगा क्रिया रूप, दूसरा शब्द होगा प्रथम प्रेरणार्थक, तीसरा शब्द होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो दूसरा है यहाँ पे लिखना, लिखाना, लिखवाना। तीसरा मिलना, मिलाना, मिलवाना। चौथा चलना, चलाना, चलवाना। पांचवा देखना, दिखाना, दिखवाना। छठा बेचना, नहीं छठा भेजना, भिजाना, भिजवाना। सातवां खेलना, खिलाना, खिलवाना। आठवां देना, दिलाना, दिलवाना। नौवां सोना, सुलाना, सुलवाना। 10वां रोना, रुलाना, रुलवाना। 11वां धोना, धुलाना, धुलवाना। 12 खोलना, खुलाना, खुलवाना। 13 पीना, पिलाना, पिलवाना। 14 सीना, सिलाना, सिलवाना। 15 मांगना, मंगाना, मंगवाना। 16 बांटना, बटाना, बंटवाना। 17 मांझना, मंझाना, मंझवाना। 18 जांचना, जंचाना, जंचवाना। ये अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 10। यहाँ पे एक एक उदाहरण दिया है, इसी उदाहरण के हिसाब से हमें लिखते जाना है। तो पहला उदाहरण है निकट, दूर। निकट के लिए पास भी बोलते हैं, जो सनी है, पास, निकट। तो इसका यहाँ पे दिया है दूर, निकट, दूर। दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना। वैसे ही उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण दिया है, तो इसी प्रकार के उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित। और एक उदाहरण दिया है विश्वास, अविश्वास, आ लगाने से। प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ। और अगला उदाहरण दिया है बे लगाना, बे उपसर्ग लगाने से। ईमान, बेईमान। होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन। अगला उदाहरण दिया है बलवान, और उसका अपोजिट दिया है, यानी विलोम शब्द दिया है बलहीन। बलवान, बलहीन। उसी प्रकार के बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन। अगला उदाहरण दिया है धन, निर्धन, निर लगाना है यहाँ पे। धन, निर्धन, जान, जन, निर्जन, बल, निर्बल, गुण, निर्गुण। अगला मुख्य प्रश्न होगा समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पे बहुत सारे समानार्थक शब्द दिए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हैं। खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देह, तलाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, ढूंढ, आश्चर्य। तो एक एक शब्द के दो दो समानार्थक शब्द दिए हैं यहाँ पे। पहला उन्होंने उदाहरण दिया है उपचार, यानी चिकित्सा, इलाज, इसके दो समानार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है गात, उसके समानार्थक दो शब्द हैं शरीर और देह। दूसरा प्रश्न है आहार, तो उसके समानार्थक शब्द हैं खाना, भोजन। तीसरा शब्द है विस्मय, उसके समानार्थक शब्द है अचरज, आश्चर्य। चौथा प्रश्न है हिम्मत,
उसके समानार्थक शब्द है साहस, धैर्य। पांचवा प्रश्न है खोज, उसके समानार्थक शब्द है ढूंढ यानी ढूंढना, और अगला तलाश। अब आखिरी मुख्य प्रश्न देखते हैं बच्चों। मुख्य प्रश्न 12, कारक का नाम लिखिए। कारक यानी केस, कारक का नाम लिखिए। उदाहरण, गमले के चारों ओर, के आया है गमले के, तो ये होगा संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पे गमले का संबंध बता रहा है। यहाँ पे उदाहरण दिया है वो, तो पहला प्रश्न है मुंह में एक बूंद पानी। मुंह में के लिए अंडरलाइन किया है, तो यह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वस्तु का स्थान बताता है, तो कहाँ पे है मुंह में, मुंह के अंदर, तो में पर जो है अधिकरण कारक है, तो ये होगा अधिकरण कारक। दूसरा है गिल्लू को पकड़कर। गिल्लू को पकड़कर, यहाँ पे पकड़ने वाला कोई है, करता है, किसे पकड़ा है वो बता रहा है, कर्म है गिल्लू, तो ये होगा कर्म कारक। तीसरा प्रश्न है जीवन का प्रथम वसंत आया। वसंत का संबंध जीवन से बताया जा रहा है, जीवन का, तो होगा संबंध कारक। चौथा प्रश्न है खिड़की की खुली जाली। यहाँ भी जाली का संबंध खिड़की से बताया जा रहा है, तो यहाँ पे की का प्रयोग किया है। खिड़की की खुली जाली, यहाँ भी संबंध कारक आता है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है मैंने कीले निकाल कर। मैंने, यहाँ पे काम करने वाला खुद बता रहा है, मैंने कीले निकाल कर, तो काम करने वाला होगा कर्ता, तो ये होगा ने कर्ता कारक। छठा प्रश्न है झूले से उतरकर। झूले से उतरकर, यहाँ पे दो वस्तुएं पृथक होने का यानी अलग होने का बता रहे हैं, यानी झूले से उतर रहा है। गिल्लू झूले से उतर रहा है, तो अलग हो रहे हैं चीजें, चीज जो है झूले से अलग हो रही है, तो ये होगा अपादान कारक। दो वस्तुओं के अलग होने का जहाँ पे कारण बनता है से, वो होगा अपादान कारक। प्रश्न 7, सुराही पर लेट जाता। सुराही पर यानी कहाँ लेट जाता, वस्तु की स्थिति या वस्तु की जगह बता रहा है। पर मैंने कहा था में और पर अधिकरण कारक, तो ये होगा अधिकरण कारक। आठवां प्रश्न है कुछ पाने के लिए। के लिए हमेशा संप्रदान कारक होता है कि काम हमने किसके लिए किया है, तो कुछ पाने के लिए, तो ये होगा संप्रदान